नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मेरे एक दोस्त विकास की है, जो कुछ साल पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली गया हुआ था और वहां उसके साथ क्या हादसा हुआ था जिससे वह मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा। तो चलिए अब यह कहानी विकास के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और बात उस समय की है जब इंटर का एग्जाम बीत चुका था। रिजल्ट आ जाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर चला आया। मेरा दोस्त सूरज, जो 2 महीने पहले ही शहर चला आया था, वह अपने मासी के मकान में रहता था। स्नातक में एडमिशन लेने में मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि उसी के कॉलेज में एडमिशन हो जाए जिस कॉलेज में सूरज का हुआ था, लेकिन ऐसा ना हो सका। सीट भी फुल हो चुकी थी और समय भी निकल चुका था। तो मैंने किसी तरह 1000 रुपये फाइन भरकर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैं पूरी तमन्ना के साथ पढ़ाई में लग गया। लगभग महीने भर तो मैं उसके ही रूम पर रहा, लेकिन बाद में मैंने एक अलग रूम में रहना तय किया। मैं और सूरज अगली सुबह ही निकल गए रूम खोजने के लिए। सुबह से दोपहर हो गई पर एक भी रूम मुझे नहीं जचा। वैसे तो सारे रूम अच्छे ही थे, लेकिन उनका रेंट इतना ज्यादा था कि वह मेरे बजट से बाहर हो जाता। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि महंगा रूम ले लें। अगर ले भी लें तो अन्य खर्च का बजट न हो पाता। मैं यहाँ महंगा रूम लेकर रहूं तो मेरे परिवार की स्थिति और बिगड़ जाती। शाम हो गई, सूरज की किरणें मंद हो चली थी। मैंने सूरज से मायूसी भरे स्वर में कहा, छोड़ो यार, चल कल आते हैं। सूरज ने कहा, अच्छा चलो चलें। तभी उसने कहा, रुको। मैंने पूछा, क्या हुआ? सूरज ने कहा, यहाँ चौथी गली में एक रूम शायद खाली है, चलो देख लेते हैं, फिर चलते हैं। ना मिला तो कल आना ही है। मैंने बड़ी उत्सुकता से कहा, पहले क्यों नहीं बताया? तो सूरज ने कहा, अभी याद आया यार। मैंने कहा, चलो देखते हैं, अगर ना मिला तो कल ब्रोकर को ही देखना पड़ेगा। हम दोनों उस गली में उस मकान के पास चले गए जिसमें शायद कमरा खाली था। सूरज ने मकान की दूसरी सीढ़ी चढ़कर डोरबेल बजाई। 2 मिनट तक हम बेल बजाते रहे पर कोई ना आया। हम चलने को हुए ही थे कि एक लगभग 40 से 45 साल का आदमी आया और दरवाजा खोला। हमने नमस्ते किया। उसने भी बड़े रूखेपन से नमस्ते नमस्ते 2 बार कहा। सूरज ने पूछा, अंकल जी कमरा खाली है? अंकल ने कहा, खाली तो है पर कितने लोग रहोगे? मैंने कहा, मुझे रहना है। अंकल ने सूरज की ओर नजर घुमाते हुए पूछा, और तुम? सूरज ने कहा, मैं 8वीं गली में रहता हूं। अंकल ने फिर पूछा, किनके मकान में रहते हो? सूरज ने अपना छाती फुलाते हुए कहा, मैं पाठक जी के मकान में रहता हूं, वे मौसा जी हैं मेरे। अंकल ने कहा, अच्छा, और फिर ऊपर की ओर इशारा किया। यह कमरा 1st फ्लोर पर था। हम अंकल के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चलने लगे। दरवाजे पर एक काली बिल्ली बैठी थी जो हमें देखते ही भाग गई। कमरा हमारे सामने था। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, उस पर कुछ लाल रंग लगा हुआ था। मुझे लगा सिंदूर होगा, क्योंकि गांव में दरवाजे को टिकाने की एक प्रथा थी। ऐसे में यह संभव था कि शहर में भी दरवाजा नहीं तो कम से कम ताला टिकाने की प्रथा हो। अंकल ने अपने बड़े लड़के को आवाज लगाई कि ऊपर वाले रूम की चाबी लेकर आए। कुछ देर बाद नीचे से आवाज आई कि चाबी नहीं मिली। चाबी खोजने के लिए अंकल ने भी दौड़ धूप की, पर चाबी न मिली। मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता, यहां से चलना पड़ेगा। अंकल मेरे मनोभाव को शायद भांप गए और कहा, कोई बात नहीं, तोड़ना पड़ेगा इसे, मैं अभी तोड़ देता हूं। 5-7 हथौड़ी मारने के बाद ताला टूट गया। साथ ही हैंडल का पेंच भी ढीला हो गया, जिसे बाद में मुझे टाइट करना पड़ा था। रात हो चली थी। अंकल ने दरवाजा खोला। एक मुरझाई हुई दुर्गंध ने मेरे मन मस्तिष्क को झंझना कर रख दिया। अंकल ने लाइट का स्विच ऑन किया। बल्ब बहुत ही डरावनी तरीके से हल्की किरकिराहट की आवाज के साथ झपकने लगा। अंकल ने कहा, लगता है खराब हो गया है।
फिर अंकल पास वाले कमरे से इमरजेंसी लाइट उठा लाए। अब सब कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। अंकल ने कहा, कुछ महीनों से कमरा बंद था ना, इसलिए यह बदबू है, चली जाएगी। परंतु देखने से स्पष्ट पता चलता था कि यह महीनों से नहीं, कई सालों से बंद है। कमरे के पश्चिम दक्षिण दीवार के कोने पर फफूंद लगा हुआ था। कमरे में मकड़ी के जाले थे। लगभग आधा दर्जन छिपकलियां दीवार पर रेंग रही थीं। खिड़की का एक कांच ऊपर से थोड़ा टूटा हुआ था। धूल मिट्टी से भरा घर दूधिया रोशनी में मानो खंडहर ही नजर आ रहा था। मैं कुछ पूछता उससे पहले अंकल ही बोल पड़े, टेंशन मत लो, मैं इसे सुबह ही साफ करवा दूंगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। मैंने पूछा, यह कोने पे धब्बे कैसे हैं? अंकल ने कहा, पानी का पाइप निकाला गया है, शायद लीकेज हो, इसी वजह से फफूंद हो गए हैं। मैं इसे प्लम्बर से दिखाता हूं, सब सही हो जाएगा। सूरज ने मुझसे पूछा, कैसा लगा रूम? मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था और खराब भी नहीं कह सकता था। अगर रेंट की बात बन जाती तो अच्छा रहता। वैसे तो रूम ठीक ठाक था, व्यवस्थाएं भी सही थीं। इस रूम के लिए मैं 2500 तक दे सकता था। हमने अंकल से कहा, अंकल जी सब ठीक ठाक है, रेंट बता दीजिए। अंकल ने कहा, 1500 दे देना। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, पर मैंने इसे उजागर न होने दिया। यह रेंट मेरे लिए ज्यादा है, ऐसा भाव चेहरे पर बनाए रखा। अंकल मेरे चेहरे के भाव देखकर समझ गए कि लड़के को 1500 ज्यादा लग रहा है। मैंने आलस भरे स्वर में कहा, अंकल जी यह तो थोड़ा ज्यादा है, कुछ कम कर दीजिए। अंकल ने कहा, तुम ही बताओ कितना दोगे? मैंने कहा, अंकल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, 1000 चलो। ठीक है, कल शाम को आ जाना, मैं पूरा साफ सफाई करवा दूंगा। इसके बाद हम दोनों वापस आ गए। अगली सुबह मैंने सामान पैक कर लिया और शाम का इंतजार करने लगा। जब शाम होने को आई तो मैंने सारा सामान लाकर रख दिया। क्या चमक दमक थी रूम की। एक बात मुझे आश्चर्यजनक लगी कि उस पुराने घर में कहीं पेंट नहीं था, सिवाय इस कोठरी के। मुझे इससे क्या लेना देना? इतना अच्छा रूम सस्ते में मिल गया था, मैं इसी को लेकर खुश था। वैसे भी अन्य रूम्स 4000 से 5000 रुपये मांगते थे। मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर मार्केट चला गया कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। ब्रश, साबुन, ताला वगैरह लेना था। प्रथम फ्लोर पर 3 कमरे थे। एक में मैं रहता था, एक में मालिक के 2 बेटे और एक कमरा नौकर चंदू के लिए था। मालिक का इसी शहर में दुकान था। चंदू दुकान भी देखता था और घर का काम भी करता था। ऊपर बाथरूम एक ही था, हम चारों उसी में जाते थे। किचन नहीं था तो मैं अक्सर बाहर ही खाया करता था, जिससे मेरा हाजमा खराब होने लगा था। 1 साल बड़ी मुश्किल से बीता। धीरे धीरे मैं निद्रा का शिकार होने लगा। रात में अजीबोगरीब सपने आते थे। एक अनजान सा भय मुझे खाए जा रहा था। ठंडी का मौसम चल रहा था। सुबह के 3 बजे थे। हवा एक अजीब सी खुशबू घोलकर टूटे हुए कांच से आकर मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने अपना मुंह कंबल के अंदर खींच लिया। तभी एक दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे थोड़ा डर लगा। मैं कंबल के अंदर और सिकुड़ गया। उस करुणामयी रोने की आवाज को ध्यान से सुनने लगा। जैसे जैसे आवाज पास आती गई, मैं अपने आप में ही सिमट गया, जैसे बच्चा किसी भय से अपनी मां की गोद में सिमट जाता है। ये आवाज एक लड़की की थी, एकदम अजीब सी। ऐसा लगता था कि इस रोने की आवाज में कुछ सवाल छिपे हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब वह आवाज मांग रही हो। कुछ देर बाद रोने की आवाज सिसकियों में तब्दील होकर धीमी हो चली। मैंने अपना मुंह बाहर निकाला और मुंडी के पीछे रखे टेबल पर हाथ घुमाया। मेरे हाथ मोमबत्ती लगी। लेटे लेटे ही उसे मैंने जलाया और वहीं रख दिया। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। फिर मैं उस आवाज के बारे में सोचने लगा, क्या यह किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? क्योंकि मैंने गांव में पहले से यह सुन रखा था कि अगर ऐसी आवाजें आएं तो यह किसी घटना के संकेत हो सकते हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी था तो इन सारे मिथकों को सिरे से नकार देता, लेकिन मैं इस आवाज से थोड़ा डर गया था। मोमबत्ती की रोशनी थोड़ी इधर उधर हिल रही थी, जिससे सामान की परछाइयां भी भय को बढ़ा रही थीं। यह देखकर मुझे और डर लगने लगा। मैंने मोमबत्ती बुझा दी। तभी कुछ टिंग टिंग बजा। मैं चौंक पड़ा। देखा तो यह अलार्म था। 4 बज गए थे। मैं नियमित रूप से अलार्म लगाता हूं और एक नियमानुसार ही मेरा पढ़ने का होता है।
आज पढ़ने का मन नहीं हुआ और मैं अलार्म बंद कर फिर से सो गया। 6 बज चुके थे। मैं कमरे से बाहर आया तो देखा चंदू झाड़ू लगा रहा था। मैंने यह बात उसे बताई। सुनते ही वह असहज हो गया। उसके भाव देखकर यह लग रहा था कि वह इस बात से बेखबर नहीं था। फिर संभल कर बड़ी सहजता से बोला, अरे भैया, क्या बात करते हो? हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। शायद आप सपना देखे होंगे। मैंने कहा, अरे नहीं, सपना कहाँ देखा, सच कहता हूं, कोई तो रो रहा था। वह गुस्से में बोला, मुझसे अब बहस मत करो, मुझे लेट हो रही है, दुकान भी जाना है। मुझे भी लगा हो सकता है रात को नींद नहीं आती, खोपड़ी में कितने टेंशन भरे रहते हैं, हो सकता है ये कोई सपना ही हो। ऐसी घटनाएं अब मेरे साथ रोज होने लगी थी। कभी पायल की आवाज तो कभी कंगन, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कान के पास आकर कुछ कह रहा हो, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाता था। सबको नजरअंदाज करता रहा। मालिक के बच्चों से भी पूछता हूं, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। वे अक्सर आकर मेरे पास बैठ जाते हैं। उनकी मां ने मुझसे कह दिया था कि थोड़ा होमवर्क में मदद कर दिया करो। उनके पास आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करें, मजबूरी थी। कभी कभी मालिक भी दुकान का रजिस्टर उठाकर मेरे पास चले आते थे। पूरा हिसाब देखता, उधारी वालों की लिस्ट बनाकर देता। ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पढ़ने नहीं बल्कि उनकी मुंशीगिरी करने आया हूँ। मैंने एक बार कहा भी, यह काम चंदू से क्यों नहीं करवाते? तो कहने लगे, बड़ा चोर है, हिसाब में इधर उधर कर भी दे तो मुझे मालूम न पड़े। ये तुम ही देखो। रूम से कुछ ही दूरी पर मेरा कॉलेज था। मैं अक्सर पैदल ही जाया करता था। रास्ते में एक झील पड़ती थी जो कॉलेज से थोड़ी दूरी पर थी। लौटते समय मैं उसके किनारे बैठ जाता था, आसपास के पेड़ पौधों को देखता और उसकी खूबसूरती निहारता। यहाँ से उठने वाली हल्की खुशबू में गांव की सुगंध घुली हुई थी। धीरे धीरे जब शाम हो गई तो अपने रूम पर चला आया तो मैं अपनी किताब लेकर छत पर चला गया। पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। तब तक मालिक के लड़के भी स्कूल से आ गए थे। वह बिना कपड़े बदले अपना बैग लेकर सीधे मेरे पास आ गए और बेतुके सवाल पूछने लगे। मैं पहले से ही टेंशन में उखड़ा बैठा था। इनकी चिल्ला चिल्ली बर्दाश्त न कर सका और मैंने उन्हें खूब डांटा, खूब लताड़ा, खूब उल्टा सीधा सुनाया। वे मुंह बनाते हुए नीचे यह कहते गए कि वे पिताजी से शिकायत कर देंगे। मैं थोड़ा डर गया, कहीं इन्होंने मेरी शिकायत कर दी तो क्या होगा। नीचे की सीढ़ियों पर छुपकर मैं इनकी बातें सुनने लगा। उन्होंने सच में शिकायत कर दी, लेकिन अंकल ने उल्टे में इन्हें ही डांट दिया। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। अंकल ने मुझसे इस बारे में कभी सवाल किया ही नहीं। यहाँ एक बात तो अच्छी हो गई थी कि अब बच्चे मेरे पास नहीं आते, और आते भी तो अलग बैठते। अंकल भी रजिस्टर लेकर नहीं आते। मैं अकेला ही अच्छा महसूस करता था। 2.5 साल कैसे बीते पता नहीं चला। गर्मी का मौसम चल रहा था। मेरा 3रे वर्ष का एग्जाम नजदीक था। मैं रात को 11 बजे तक पढ़ाई करके सो गया। अचानक 2 बजे नींद खुली। मैं पसीने में तरबतर था। लाइट चली गई थी। अब नींद आने को रही। सोचा चलो छत पर चला जाता हूँ, थोड़ा टहल लूंगा, लाइट आ जाएगी तो आ जाऊंगा। मैंने अपना मोबाइल उठाया और छत पर चला गया। घना अंधेरा था। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही थी। दिखाई दे रहे थे तो सिर्फ ऊपर तारों की चमक, वे जो एक कतार में नजर आ रहे थे, मानो किसी ने उन्हें दंडित किया हो। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। मैं दीवार के सहारे खड़ा होकर अपने मोबाइल में वीडियो देखने लगा। तभी एक ठंडी हल्की हवा ने मेरे बदन को छुआ, मानो आत्मा को तृप्ति मिल गई हो। हवा में खुशबू सनी थी, जैसे चमेली मिश्रित गुलाब की खुशबू। फिर हवा तेज होने लगी और वह खुशबू बदबू में बदलने लगी। तभी एक आवाज आई। यह पायल के घुंघरू और कंगन की टकराने की आवाज थी। मैं पूरी तरह डर गया। ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मुझ में हिलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अपना गर्दन धीरे धीरे घुमाया, पर कोई नहीं था। पूरे बदन में भय बैठ गया। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी और ऐसा लगा जैसे कलेजा निकलकर मुंह को आ जाएगा। मैं मंद कदमों से बिना आहट किए सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ी के पास आकर मैं पूरी ऊर्जा के साथ उसे लांघते हुए बड़ी तेजी से नीचे आया। बीच में गिरने से भी बचा। मारे डर के मोबाइल का फ्लैश भी जलाना याद ना रहा।
रूम का दरवाज़ा बंद कर उसी से चिपका रहा जब तक लाइट ना आ गई। अब मुझ में सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंखें फाड़े मैं सुबह का इंतज़ार करने लगा। जब सुबह हुई तो ऐसा लगा जैसे मेरी शक्ति खत्म हो गई हो। कॉलेज जाने के लिए ताकत नहीं बची थी। मैं आज दिन भर सोता रहा। उसके बाद लगभग 2 महीने तक कोई ऐसी विचित्र घटना नहीं हुई, लेकिन सपने और प्रखर रूप में आने लगे। सपनों को छोड़कर बाकी सब ठीक हो गया था। मुझे लगा धीरे धीरे यह भी ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। परीक्षा को सिर्फ 2.5 महीने ही बचे थे। आज कॉलेज से देर से आया। मैं बिना कपड़े बदले बालकनी में उदास खड़ा था। नीचे देखा तो काजल अपना साइकिल लिए खड़ी थी। काजल मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसे आते हुए मैंने देखा ही नहीं। उसे देखते ही मेरा मुरझाया चेहरा खिल उठा, जैसे किसी प्यासे को नदी मिल गई हो। मैं तेजी से नीचे गया और उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लाया। अंकल जी को देखकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अंकल उसे बड़ी कातिल नजरों से घूर रहे थे, मानो वह उनकी दुश्मन हो। हमने खूब बातें की। 1 घंटे के बाद वह चली गई। वह नोट्स के लिए आई थी। उसके जाने के बाद अंकल ऊपर आए और मुझे खूब सुनाया, पढ़ने आए हो कि लड़कीबाजी करने? आज के बाद वह आई तो यह ठीक ना होगा। इस तरह गुलछरे उड़ाना है तो चले जाओ यहाँ से। यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ो, लेकिन यह सब यहाँ ना चलेगा। आगे से ध्यान रखना। इसके बाद वह आई तो तुम्हारे लिए और उसके लिए ठीक नहीं होगा। मैं सर झुकाए सुन रहा था, मानो मैंने कोई बड़ा गुनाह किया हो और जज साहब सजा सुना रहे हों। इनकी बातों से मेरा खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा गया, जैसे मानो इन्होंने फूल पर जहर की छिड़काव कर दिया हो। मैं कुछ समझ नहीं पाया, इनको क्या हो गया है? यह क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे समझाना है तो समझाऊं, लेकिन ऐसे धमकी भरे लहजे में थोड़ी। वह क्या सोच रही होगी? हालांकि उसके बाद मैंने काजल से कह दिया कि वह रूम पर नहीं आए। अगर कुछ काम भी हो तो मुझसे कॉलेज में ही बात करे। एक रात की बात है, मैं कमरे में लेटा हुआ था। मन उदास था, मेरा दिल रो रहा था, आंखों से आंसू के धार बह रहे थे। मैं कितना बेचैन हुआ था शहर आने के लिए, लेकिन आज मुझे शहर नोच कर खा रहा था। यहाँ काजल और सूरज को छोड़ कोई मेरा शुभ चिंतक नहीं था। गांव में सभी शुभ चिंतक थे, 1-2 को छोड़कर। गांव की याद सता रही थी। जी करता था कि गांव चला जाऊं और फिर कभी लौटकर वापस ना आऊं, लेकिन क्या करता, पढ़ाई भी तो देखनी थी। ऐसे ही भांति भांति के ख्याल लेकर मैं सो गया। रात के 2 बजे होंगे, जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। मैं इतना डर गया कि बदन हिल भी न रहा था, हाथ पैर उठ नहीं रहे थे। मैं एकदम शून्य पड़ा था, मानो पूरे बदन को लकवा मार गया हो। पड़ा रहा एकदम मृत अवस्था में। तभी किसी ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। मैं उछाल मारकर चीख पड़ा, पर आवाज गले में ही दबकर रह गई। मुंडी टेबल से जा टकराई, माथे को हाथ से दबाए पड़ा रहा। जब डर कम हुआ तो धीरे धीरे सरकता हुआ बिस्तर से उतरा और लाइट का स्विच ऑन कर दिया। जब रोशनी हुई तो देखा बिल्ली थी। वह टूटी हुई कांच से कूदकर भाग गई। अक्सर यह बिल्ली मेरे आसपास ही घूमती रहती है। जब छत पर जाता हूँ तो वहाँ चली आती है। कॉलेज जाता हूँ तो दरवाजे पर खड़ी होती है। वापस आता हूँ तो बालकनी से सर निकालकर झांक रही होती है। दरवाज़ा बंद कर दूं तो टूटी खिड़की से अंदर घुस जाती है। अब तो इससे भी मुझे डर लगने लगा था। गर्मी बीतने को थी। गर्मी और बरसात के बीच का मौसम चल रहा था। शाम को मौसम मस्त होता तो रात को बूढ़ा बांधी बीच बीच में और जोर से वर्षा भी होती। एक रात की बात है, मैं सो रहा था। कोई 12 बजे का वक्त रहा होगा। मुझे खिड़की के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। शरीर का पानी सूख गया। आंख खोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब आंखें खोली तो देखा पंखा बंद था, फिर भी हवा लग रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। आंधी चल रही थी, बारिश के आसार थे। मैंने खिड़की बंद करके फिर से सोने की कोशिश की। उसके बाद मुझे याद है, ठीक 3 बजे होंगे। मेरे चेहरे पर पानी के छींटे लगे। नींद खुल गई। बारिश हो रही थी। खिड़की खोलकर वहीं खड़ा हो गया। मुझे एक ताजगी का अनुभव होने लगा। शीतल हवा के साथ पानी की बूंदें शरीर में सिहरन पैदा कर रही थीं। उसके छींटे अंदर तक आ रहे थे। जैसे ही मैं खिड़की बंद करने को हुआ, अपने कमरे में किसी की आहट का अनुभव हुआ। मैं वहीं ठहर गया। मेरी डर वाली बेचैनियों दोबारा जाग उठी, लेकिन मैंने अपने अंदर झूठा धैर्य का आवाहन किया। बड़े ही शांत भाव से मैंने पूछा,
कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सामने से बस एक आवाज आई, मैं प्रीति हूं। इसके बाद मैंने कई सवाल किए पर कोई जवाब नहीं आया। उलझने और गहरी हो गई। अब यह मेरा वहम था या फिर कल्पना, मुझे नहीं पता। ये सारी चीजें बिजली की गड़गड़ाहट और बूंदों की चमक में मिलकर और ज्यादा डरावनी और खौफनाक लग रही थी। ताकते ताकते सुबह हो गई। मैं सीधे नीचे चला गया। देखा, अंकल ब्रश कर रहे थे। मैंने जाते ही उनसे पूछा, यह प्रीति कौन है? वे एकदम से सकपका गए। थूक फेंकने के बजाय घोंट लिया। उनकी सीटी पिट्टी गुम हो गई। चेहरे पर डर की झलक साफ नजर आ रही थी। चेहरे की रंगत वैसी हो गई जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि यह प्रीति कौन है, पर वे बात को इधर उधर घुमाते रहे। किसी तरह टाल मटोल करके दुकान निकल गए। मैं समझ चुका था कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं सच्चाई से बहुत दूर था। पर सच्चाई की झलक जरूर नजर आ गई थी। उसके ठीक 2 दिन बाद शाम का वक्त था, लगभग 5 बजे होंगे। मैं कॉलेज से रूम पर आया, थोड़ा आराम किया और फिर नहाने चला गया। 2-4 मग पानी डाला, फ्रेश हुआ और पार्क में टहलने निकल गया। लगभग 7 बजे होंगे जब मैं रूम पर वापस पहुंचा। लाइट नहीं थी। मारे उमस के पसीने निकले जा रहे थे। पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैंने सूरज को फोन किया और बोला कि आज मैं वहीं खाना खाऊंगा। मैं चला गया। ठीक 10 बजे मैं उसके रूम से वापस लौटा। लाइट आ चुकी थी। मैं काफी थक चुका था। नींद भी आ रही थी। सोने चला गया। लाइट बंद कर दी। पंखे को फुल स्पीड में कर दिया। बिस्तर पर लेटा, पर नींद नहीं आ रही थी। मैं बराबर टूटे हुए कांच की तरफ देख रहा था। उससे होकर आती रोशनी मुझे एक अलग एहसास दे रही थी। मैं सोचता रहा, आखिर यह कांच कैसे टूटा होगा। देखते देखते कब नींद लगी कुछ पता ही न चला। तभी मुझे एक लड़की बैठी हुई नजर आई, लाल साड़ी पहने, एकदम गुमसुम। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। वह लड़की चौंक पड़ी। दरवाजे पर एक आदमी था जो लगातार गालियां बक रहा था और दरवाजे पर लात मार रहा था। लड़की दोनों हाथों से दरवाजे को ढकेल रही थी। एक आवाज आई, दरवाजा खोल हरामजादी। वह लड़की रोने लगी और दरवाजे को इधर से दबाकर खड़ी हो गई। उधर से आवाज आई, दरवाजा खोल कमीनी। इधर से वह लड़की डरते हुए आवाज में बोल रही थी, माफ कर दो पापा। बाहर से आवाज आई, माफ कर दूं तुझे? पूरा खानदान का नाम खराब कर दिया और माफ कर दूं? आज तू नहीं बचेगी हरामजादी। लड़की बोली, गलती हो गई पापा, अब माफ कर दो। बाहर से आवाज आई, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, पूरे खानदान के मुंह पर कालिक पोत दिया और तू कहती है कि माफ कर दूं? अब आज तू नहीं बचेगी। अंदर से आवाज आ रही थी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। पर उस आदमी ने एक न सुनी। दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजे का छिटक इतना मजबूत नहीं था कि इस प्रकार का तेज दबाव झेल सके। वह उखड़ गया। लड़की दरवाजे पर हाथ जोड़कर विनती की मुद्रा में खड़ी हो गई, गुहार लगाने लगी, बिलखने लगी, पर निर्दय आदमी ने उसका गला दबा दिया। वह चीख पड़ी। उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि चीख गले में ही दब कर रह गई। सिर्फ उसके मुंह से सांसों की बंद होती आवाज निकल रही थी। अपना गला छुड़ाने में वह एक बार जरूर कामयाब हो गई, लेकिन आदमी ने उसके सिर पर गुलदस्ता दे मारा। पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। खून के छींटे इधर उधर दीवारों पर बिखर गए। आदमी ने दोबारा गला दबाया। वह बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। अचानक उसका हाथ खिड़की पर लगा और शीशे टूटने की जोरदार आवाज आई। तभी मेरी आंखें खुल गईं। मैं पसीने में भीग गया था। मुझे एहसास हुआ कि यह सपना है। धड़कन का तो क्या कहना, धमनियों में खून की जगह खौफ दौड़ रहा था। तेज तेज सांसें, निगाहें खिड़की पर जमी थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अलार्म बजा। आज इसने भी मुझे डरा दिया। सुबह के 4 बजे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज से पहले मैंने जो भी सपना देखा था वह सब बिना किसी मतलब के, बेबुनियाद, बेआधार के थे, एकदम फालतू। उनमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस सपने में आधार भी था और दायित्व भी, वेदना भी, दर्द भी, दहक भी, सच्चाई भी। मैं बार बार उन किरदारों का चेहरा याद करने के लिए अपने मस्तिष्क पर दबाव डाल रहा था। सारी चीजें स्पष्ट याद आ रही थीं, बस उनका चेहरा बार बार धूमिल हो जाता। इतने प्रखर सपने को झुठलाया नहीं जा सकता था। दिमाग बार बार कहता यह केवल सपना मात्र है, तो दिल कहता सपने में सच्चाई है।
दिमाग सपने की थ्योरी से यह साबित करने की कोशिश करता कि यह झूठ है, तो दिल उस थ्योरी को गलत साबित कर देता। दिमाग कहता सपना सच कैसे हो सकता, तो दिल कहता नहीं, यही सच है। लेकिन मैं इस द्वंद्व से अलग बार बार यह सोच रहा था कि यह कांच कैसे टूटा होगा, आखिर इसी रूम में रंग बिरंग क्यों? ऐसे कितने सवाल मेरे दिलो दिमाग में चल रहे थे। दिल कह रहा था यही सच है, दिमाग उसे झूठला रहा था। दोनों में असमंजस था। अंत में मैंने दिमाग का ही सुना और यह मान लिया कि कांच के बारे में सोच रहा था, तो इसलिए यह सपना आया। लेकिन सपने और सच्चाई में दो कॉमन चीजें बार बार चिल्लाकर यह कह रही थीं कि यह सच है। पहला, टूटा हुआ कांच। दूसरा, सिर्फ इसी कोठरी का रंग बिरंग किया जाना, जो शायद खून के धब्बों को छुपाने के लिए हो सकता था। इन सारी घटनाओं, तनाव और अपच की समस्या से मेरी हालत पतली हो गई थी। बीतते दिन के साथ मैं सूखने लगा था। जिंदगी निरंतरता से भर गई थी। अब भय दबाना मेरे लिए संकट जान पड़ता था। ठीक दूसरे दिन मैं शाम को सूरज के रूम पर चला गया और 2.5 सालों में मेरे साथ जो कुछ हुआ, जो मैंने अपने ऊपर झेला, वह अनुभव, वह आप बीती उसे कह सुनाया। वह मेरी बातों को ऐसे सुन रहा था मानो मैं कोई मजाक कर रहा हूं। हमारी आवाज सुनकर मौसा कमरे में घुसे और कहने लगे, रूम छोड़ दो। शायद इन्होंने हमारी बातें सुन ली थीं। मुझे आश्चर्य हुआ, समझ में ना आया। मैंने कहा, इतना सस्ता रूम मिला है, क्यों छोड़ दूं और कैसे छोड़ दूं? वह कहने लगे, बेटे, सस्ते के चक्कर में रास्ते लग जाओगे, छोड़ दो अभी, तुम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा, क्या नहीं जानता? मुझे तो बस यही जानना था कि मामला क्या है उस घर का। मैं उनसे जबान लड़ाकर उनको उकसा रहा था ताकि सच्चाई उगल दे। उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं जानते हो तुम, पता है कितनी घटनाएं हो गई हैं वहां। तुम्हारी तरह ही एक लड़का रहता था, वहां पागल हो गया। लोग कहते हैं वह सवार हो गई थी। मैंने कहा, कौन? तभी मौसा ने बड़े हीन भावना से नाम लिया, अरे प्रीति। मैंने चौंक कर कहा, प्रीति? मैंने यह नाम पहले कहीं ना कहीं सुना था। मैंने पूछा, कौन प्रीति? मौसा बोले, रहने दो, तुमसे क्या मतलब? उन्होंने बात को टाल दिया। सारा रहस्य खुलने वाला था, लेकिन मौसा जी अब बचकर निकलने लगे। मैंने सूरज की ओर इशारा किया कि इन्हें रोके। हमने बहुत जोर दिया, तब जाकर उन्होंने सारी बातें बतानी शुरू की। वे बोलने लगे, प्रीति वही है, तुम्हारे मकान मालिक की बेटी। एक समय था जब वह उस पर जान छिड़कता था, लेकिन आज एक पाप को छाती में दबाए बैठा है। बीच में ही मैंने उन्हें टोका, मौसा जी खुलकर बताइए, गोल मोटल मत घुमाइए। वह बोले, तुमको पता है जब प्रीति की मां मरी? मैंने उनको बीच में ही टोका और कहा, क्या कह रहे हैं आप? उसकी मां मरी, लेकिन उनकी पत्नी तो जिंदा है। वह बोले, अरे दूसरी शादी की है, और सौतेली मां ही तो इन सब का कारण बनी। अपनी लड़की पर जान छिड़कने वाला आदमी अचानक कैसे बदल गया? तुम्हें पता है, प्रीति ने एक दूसरी जात वाले लड़के से शादी कर ली थी और इसी को लेकर सारा खेल कर दिया इसके बाप ने। मैं आंखें फाड़कर ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मेरी वाली घटनाओं से इन सब का क्या कनेक्शन था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अपनी जाति से हटकर शादी कर ली थी? मॉडर्न जमाने में तो यह सब होता ही है। इसके बाद मैंने कई बड़ी हस्तियों के उदाहरण दे डाले। वे कहने लगे, बड़े लोगों का बात मत करो। बड़ा आदमी भैंस से ब्याह करे या अपने बिरादरी से हटकर, उसका कुछ नहीं जाता। कोई कुछ नहीं कहता है, वह बेदाग रहता है। उसका सबसे बड़ा इज्जत, सबसे बड़ा मान सम्मान उसकी संपत्ति, उसका धन है। अगर उसकी संपत्ति जाती है तो उसकी जगहंसाई होती है, उसका कद घटता है। और हम जैसे लोगों की इज्जत ही हमारी संपत्ति है, हमारा धन, हमारा मान सम्मान है। तो बस इज्जत, और इसे बचाने के लिए पूरी संपत्ति लग जाए या किसी की बलि भी देनी हो तो दे दी जाती है। इनके आदर्श ज्ञान मत से मैं थोड़ा बहुत सहमत था, और बात इन्होंने गलत नहीं कही थी। यही समाज की सच्चाई है, इसे हम स्वीकार करें या न करें। लेकिन यह कैसी इज्जत जिसके लिए किसी के गले पर छुरी फेरी जाए? मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन दूसरी जाति में विवाह करना कोई बुरी बात तो नहीं है। सूरज ने भी सहमति में हामी भरी। सही बात कहा तुमने, मैं भी इससे सहमत हूं। मौसा जी झाड़ते हुए बोले,
क्या सही है? अरे, ऊंची जाति में विवाह किया होता तो चल भी जाता, लेकिन यह छोटी जात वालों में। मैंने बीच में ही बात काट दी। चलिए, आपका ही बात सही है। मैं बहस बढ़ाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, आगे बताइए। वह कहने लगे, अपने बाप के मुंह पर कालिख पोत दिया था उसने। मैं पुनः टोकना चाहता था मगर चुप रहा। मुझे तो बस सच्चाई को समझना था। वह बोलते जा रहे थे, तुम्हें पता है, वह बार बार अपनी लड़की को फोन करके बुलाता था, लेकिन वह नहीं आती थी। आखिर ऐसा चाल चला कि उसे आना पड़ा। मैंने कहा, कैसा चाल? वह कहने लगे, मैं नहीं जानता। लोगों के मुंह से सुना है कि उसने उसे बोला कि तुमको माफ किया, इस संबंध को भी स्वीकार है। बस इसी खुशी में वह चली आई। जब पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तुम जानते हो, बड़ी बेदर्दी से उसे गला घोंट कर मार दिया गया, वही तुम्हारी वाली कोठरी में। सपने वाला दृश्य एक बार फिर मेरी आंखों के सामने कौंध गया। ये सारी बातें मेरे हृदय में खंजर के वार जैसे जाती हुई मालूम पड़ रही थीं। जो सपने का बिंब मेरे सपने में था, मैंने जो कल्पनाएं की थीं, उस पर इन्होंने सच्चाई की मोहर लगाकर उसे और प्रमाणिक बना दिया। ऐसे लोगों के लिए मान सम्मान, इज्जत एक शान की तरह होता है, जैसे एक शराबी के लिए शराब, जुआरी के लिए जुआ और अपराधी के लिए अपराध एक शान होता है, और इसे पूरी करने के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ठीक ऐसे लोग भी अपनी मान मर्यादा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग समाज रूपी गुलजार बगिया को पैरों तले रौंद डालते हैं। तभी मौसा जी बोले, और इस अभागे को वहीं मिला रूम। सूरज की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। सूरज ने झेंपते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि वहां इतना बवाल मचा हुआ है। मैंने कहा, पुलिस नहीं ले गई उनको? वह बोले, किसी को पता चलता तब ना, जब पूरी कॉलोनी ही उनके साथ हो तो क्या पूछना। अंकल ने बड़े संतोष भाव के साथ ऐसा कहा। उन्होंने कहा, उसके बाद से ही कमरे से चीखने की आवाजें आने लगीं। एक तांत्रिक को भी बुलवाया, बड़ा पूजा करवाया, पर कुछ ना हुआ। मैंने कहा, उस लड़के ने कुछ ना किया? वह कहने लगे, वह क्या करता? उसकी जात वालों ने भी उसे समाज से बहिष्कार कर दिया। घर से गया ही समाज से भी निकाल दिया गया। प्रीति वाली खबर ने तो उसे तोड़ ही दिया। अंतिम बार उसे पास वाले स्टेशन पर देखा गया था, उसके बाद वह कभी नहीं देखा गया। कोई कहता है मर गया, कोई उसे देखने का दावा कर जाता है। जनाब के गर्दन पर तलवार लटकती ही रहती है। कहीं जिंदा निकला और थाने में शिकायत कर दी तो इन्हें ससुराल जाना पड़ सकता है। इन सारी बातों ने मेरी सोच को पछाड़ दिया था। समाज के प्रति मेरा सोच पूरी तरह से कुचल गया था। मैं वैसी जगह से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता जहां इंसान का कोई तवज्जो न हो, जहां झूठी इज्जत ही सब कुछ हो। यहां रहना मेरे आदर्श के खिलाफ था। मैं यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। मैंने सूरज से कहा, कल ही रूम छोड़ दूंगा, थोड़ा मदद के लिए चले आना। मेरा खाना यही हुआ। आज उस घर में जाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, पर मैं गया और सो गया। वैसे भी मुझे नींद नहीं आती थी, आज कहां से आती। आंख बंद करता तो दीवार पर खून के धब्बे नजर आते, और आंख खोलता तो सपने का दृश्य सामने नाचने लगता। सोचता, यह समाज इतना कैसे गिर सकता है। तभी मुझे काजल याद आ गई। दिल जोर से धड़कने लगा। एक भय की परछाई नजर आने लगी। काजल भी तो ऊंची जाति की थी और मैं उसकी जाति से नहीं था। उसके साथ ऐसी चीजें न हो जाएं, यह सोच दिल घबराने लगा। आज मुझे अपने परिवार वालों पर गुस्सा आ रहा था। उनका भी व्यवहार इससे अलग न था। अपनी बेटी यानी मेरी छोटी बहन को मजबूर किया गया था। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी कर दी गई। जब अपने ही परिवार का ऐसा हालात हो तो समाज से नेकी की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। इसी तरह सोचते सोचते सुबह हो गई। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई थी, मानो किसी ने मेरी शक्ति सोख ली हो। तबीयत खराब थी, उठना तो दूर, हिलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहां से निकलने की सनक ने मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार किया। मैं फ्रेश होकर तैयार बैठा था। तन मन में कोई बेचैनी नहीं थी, एकदम शांत। बस एक ही बात सोच रहा था, अंकल से क्या बहाना मारूंगा, क्या कहूंगा। रूम छोड़ रहा हूं, नहीं, कुछ तो बहाना चाहिए। इस वक्त एक बहाना दिमाग में कूदने लगा। मैं नीचे चला गया। वे अभी अभी दुकान से आए थे, नाश्ता कर रहे थे।
मैंने जब उनसे कहा कि आज रूम छोड़ रहा हूं तो मुझे शक की नज़र में देखते हुए कहने लगे, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा, कुछ नहीं, हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन डाला था, वह अप्रूव हो गया है, आज ही जाना होगा। आज पहली बार मैंने झूठ बोला था, लेकिन यह मेरी नज़रों में झूठ न था। ऐसे आदमी से झूठ बोलना जिसका बुनियाद ही धोखे और झूठ पर टिका हो, वह झूठ मेरे नज़रों में धोखा न होकर उसके साथ न्याय करना था। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है चले जाओ, हाँ पिछला 1500 रुपये बाकी है, देते जाना। मैं ऊपर गया, 1500 रुपये पड़े थे मेरे पास, 1500 लाकर उन्हें दे दिया। शाम का वक्त था, 4 बजे होंगे। मैंने सूरज को फ़ोन किया, वह आ गया। हम रूम से समय से पहले ही स्टेशन के लिए निकल गए ताकि कोई संदेह न हो। मैं उस लड़की को न जानता था जो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं थी, लेकिन नज़रें हर किसी में उसका चेहरा तलाश कर रही थीं। 8 बजे की ट्रेन थी। मैं ट्रेन में सवार हुआ, ट्रेन चल पड़ी। रात के 10 बज चुके थे। लोग खाना खा सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी अपना बैग खोला और खाने बैठ गया। मेरा बेचैन मन मुझे ही कोस रहा था। क्यों गया? सस्ता रूम लेने गया भी तो लौटा क्यों नहीं आया? तेरे सामने कितने अशुभ संकेत थे, क्यों ना समझ पाया इन संकेतों को? मकड़ी के जाले, टूटा हुआ कांच, छिपकलियों, काली बिल्ली, क्यों ना समझ पाया कि कुछ ना कुछ छुपाया गया है? परसों से ही एग्जाम है, अगर नहीं दे पाया तो तू क्या करेगा? तेरा 3 साल बर्बाद हो जाएगा, फिर से तुझे तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी आंख आंसुओं से भर गई थी। ये सारे विचार एक अवसाद की दीवार की भांति मुझे चारों ओर से जकड़े हुए कसते जा रहे थे। इससे निकलने का एक रास्ता भी नहीं था। इसी तरह से 4 बज गया। किसी तरह नींद लगी। ट्रेन रुकते हिचकोले खाते आगे बढ़ रही थी। 7 बजे होंगे। एक बुजुर्ग ने मुझे हिलाया, उठो बेटा, स्टेशन आ गया। मैं हड़बड़ा कर जगा। माथे में तेज दर्द था, बदन टूट रहा था। ऐसा लगता जैसे मेरी हड्डियां चटक गई हों। हिलने भर का भी दम न बचा था। बैग देखा, वह सलामत था। किसी तरह रेंगते दरवाजे पर आया, देखा तो पिताजी खड़े थे। उतरकर किसी तरह मैं उनके पास गया और चरण छूने के लिए झुका, लेकिन मुझ में इतनी ताकत न थी कि अपने आप को संभाल सकूं। उनके पैरों पर ही गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बोले, अरे ये क्या कर रहा है, उठ। उन्होंने मुझे उठाया और बोले, कितना दुबला हो गया है, पिछली बार आया था तो ऐसा तो नहीं था, क्या हुआ, क्या बात है? मैंने कहा, मुझ में थोड़ी भी जान नहीं बची है, मुझे किसी तरह घर ले चलिए। उनकी आंखें सजल हो गईं, चेहरा उदास हो गया। मुझे सहारा देकर चलने लगे। जब कभी उनका हाथ ढीला पड़ता तो मैं लड़खड़ा जाता। वे बेचैन हो जाते। हम फटफटी पर सवार हुए और फटफटी चल पड़ी। फटफटी द्वार पर पहुंच चुकी थी। मैंने जब द्वार पर पैर रखा तो लगा मैं स्वर्ग में उतर रहा हूं। मुझे देख मेरी माँ मुझसे लिपट के रोने लगी। आज की रात ही मुझे तेज बुखार चढ़ाया। पूरा देह आग की भांति धधक रहा था। 20 दिन हो गए, कुछ आराम नहीं आया। बीच बीच में डॉक्टर भी देखने आते, पर मुझ पर कोई असर नहीं होता। गांव में बातें भी होने लगी थीं, अब नहीं बचेगा। यह अच्छा भला था, आज कैसे सूख कर कांटा हो गया है। अफवाह भी खूब उड़ती। यह सब सुन घर वालों का कलेजा कटा जाता। ठीक 25वें दिन से मेरी हालत में कुछ सुधार होने लगा। 1 माह में मैं पूरी तरह ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी मेरे दिमाग में हैं। यह सवाल मैं अपने आप से और इस समाज से पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों और कब तक? ये सवाल आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।